हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड ये है आपका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और जो इस चैप्टर का पार्ट 1 आया था उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस, या यूं कह लें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बात एक ही है और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी ये चैप्टर 1 है आपका। एंड इससे पहले का जो वीडियो था उसमें डिस्कशन हुआ था, बेसिक से स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले डिस्कशन हुआ था चार्ज के बारे में, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन। कूलॉम्स लॉ को कंपेयर कराया था ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। देन आफ्टर जो आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। सो इतना कुछ डिस्कशन किया हुआ था लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देन आफ्टर इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट मैंने पूरा आपका वेस्ट किया हुआ है फालतू के इंट्रोडक्शन में। सो चैप्टर 1 है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज, द नंबर ऑफ चैप्टर इज 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये चैप्टर का नेम है। सो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने जब वीडियो को एंड किया था, लास्ट वीडियो मतलब पार्ट 1 के वीडियो को एंड किया था, तो उसमें बता रखा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सो बिना कुछ सोचे समझे पेन कॉपी उठा लो और हेडिंग लगा लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या हेडिंग लगाओगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, सी को थोड़ा बड़ा बना दो कूलॉम के रिस्पेक्ट में। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ देखने वाले हैं आप सभी। क्या होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ? मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हम लोगों ने फोर्स का जो फॉर्मूला निकाला हुआ था, सभी को पता होगा क्या था फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, या जो कूलॉम ने प्रूव करा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। जब भी मैं एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो चार्ज रखे हुए हैं वो कहां पर रखे हुए हैं? फ्री स्पेस में, या फिर वैक्यूम में, बात एक ही है, या फिर वो एयर में रखे हुए हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? ये मैग्नीट्यूड था। ये फोर्स का क्या था? ये फोर्स का ओनली मैग्नीट्यूड था। आप मैग्नीट्यूड को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, 11th के स्टूडेंट रह चुके हैं आप। पहले एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम है मोशन इन प्लेन, जिसमें एक्सप्लेन करा जाता है वेक्टर स्केलर को। तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताया जाता है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैंने फोर्स लगाया, या दो चार्जेस ने फोर्स लगाया, वो कितना लगा रहे हैं? 40 लगा रहे हैं, 30 लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे हैं। ये जो है ना 20 है ना, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मेरी बहुत गंदी आदत है कि बेसिक से फिर से बताना चालू कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी को पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या है। और अगर यहाँ तक 12 तक पढ़ते पढ़ते आए तो सिंपल सी बात है, पता होगा मैग्नीट्यूड क्या है। स्टार्टिंग करते हैं क्या होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अभी तक जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में था? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था। और हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक वेक्टर फॉर्म भी होगा, और उसी फॉर्म को देखने वाले हो आप सभी। ओके, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। और यहाँ पर दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहा है। जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। हम ले लेते हैं सेम चार्ज ले लेते हैं, ये प्लस ले लेते हैं, ये भी प्लस ले लेते हैं, लाइक चार्ज हैं। ठीक है, ये इधर की तरफ फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब पहले चार्ज पे फोर्स किसने लगाया? दूसरे चार्ज ने। और दूसरे चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? पहला चार्ज। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना जानो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं आपको। सो देख लो इस यहाँ पे। सो अपने को पता क्या है, ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। एक चीज़ हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो फोर्स लगता है ना, ये सेम अमाउंट में लगता है। ये कैसे लगता है? सेम अमाउंट में लगता है। और साथ साथ में ये जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ना, तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो लगेगा ना, वो नेगेटिव साइन के साथ लगेगा। मतलब अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। भले चार्ज अलग अलग हो या चार्ज सेम हो, ये फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है। इसके बारे में डिस्कशन मैंने पहले वीडियो में कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ हमें किसकी याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ की याद दिलाता है। शायद न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही था कि अगर हम किसी भी बॉडी पे कितना एक्शन करते हैं, बदले में अपने को क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है, और उसका अमाउंट भी कैसा रहता है? सेम रहता है। तो भूलना नहीं है इस चीज़ को आपको।
ओके चलिए, तो हम यहाँ पे पहले किसी एक चार्ज के लिए निकालते हैं, पहले इस चार्ज के लिए निकालते हैं। तो फोर्स ऑन 1d2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन जो डिस्टेंस लेंगे ना वो हम r12 ले लेते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको 21 लिखा जाता है और इसको लिखते हैं q2 q1, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है ना वो q2 लगा रहा है किस पे, q1 पे। अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे q2 q1, थोड़ा अच्छा दिखेगा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ये अगर डिस्टेंस को भी लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, r21 लिख सकते हो। ठीक है, इसका क्या रहता है बेटा, स्क्वायर रहता है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेस्ड होगा ना हम इसके लिए मान लेते हैं r1 और इसके लिए क्या मान लेते हैं r2, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इधर और इधर इसको क्या मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। तो जब हम चेंज निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो जब इसके लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाद वाले से पहले वाले को लेस करते हैं। इसके लिए निकालेंगे तो पहले वाले से बाद वाले को लेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला जाता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप ऐसे समझ लो कि ये वाला अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होके आएगा, तो इसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, r2 माइनस r1, सो दैट्स इन 2 in 1, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, सो इसका स्क्वायर कर दिया। ये क्या है आप लिख दो बहुत अच्छे से, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। ये आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो ये फंडा ना हर जगह काम करता है। आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखना है। इसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और ये कांस्टेंट भी है। जब हमारे दोनों चार्ज कहां पर रखे हों, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों चार्ज कहां पर रखे हों, या तो ये फ्री स्पेस में रखे हों या फिर ये किस में रखे हों, एयर में रखे हों। उस सिचुएशन के लिए हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। कब, जब चार्ज कहां पर हो, फ्री स्पेस में या एयर में। अदरवाइज इसका वैल्यू चेंज होता है, वेरी होता है, तो गलती नहीं करनी है आपको। ओके, सो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। अब आपको ध्यान से देखना है कि Q1 Q2 ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ये जो R है ना, ये R क्या होता है, ये सेपरेशन होता है ना दोनों चार्जेस के बिटवीन का। और कुलॉम ने अपनी लिमिटेशन में बोला था कि हमारा जो फोर्स लगेगा ना वो लाइन ज्वाइनिंग में लगेगा, और वेक्टर फॉर्म भी यही सिखाता है कि ये फोर्स कैसे लग रहा है, लाइन ज्वाइनिंग में लग रहा है। तो मतलब जो डिस्टेंस है ना उसको कहीं ना कहीं किस में लिया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट में लिया जा सकता है। तो हमारे पास चांस किसको चेंज करने का है, इसको चेंज करने का है। तो हमें इसी के यूनिट वेक्टर से पूरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कराना है। मैं अपने सेंटेंस को रिपीट करता हूं, पूरे फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। हमें सिर्फ इसको r12 को, ये जो r12 है ना, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करा दो और ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये हर एक फॉर्मूले के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो बायो-सेवर्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो। ठीक है, तो हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। अब हम सीधा वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो F के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ये हो जाएगा Q2 Q1, और ये डिस्टेंस हो जाएगी r21 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमने किससे कराया है, r के यूनिट वेक्टर से। तो अगर चाहो तो यहां भी क्या लिखो, 21, सॉरी यहां भी हमें क्या लिखना चाहिए, 21 लिखना चाहिए। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, यहां साइड में देख लो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक यूनिट वेक्टर है, जैसे a का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो a का डायरेक्शन अपॉन a का मैग्नीट्यूड। आपको पता होगा कि अगर हम a के ऊपर इस तरह का सिंबल लगा देते तो a का डायरेक्शन है, और a को सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो ये a का मैग्नीट्यूड है। बहुत सारे लोग इसको मॉड के अंदर रखते हैं। मॉड ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज ओनली अ मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है इसके पास। ठीक है, सो चलिए इस तरह से लिखने आपने। अगर हम इसके लिए कहें तो ये r12 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, r12, फिर से 12 लिखने की आदत है, 21 होगा, ये क्या होगा 21, और इसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, r21 हो जाएगा। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। नीचे तक का दिख रहा होगा, आई होप सो। कैमरे में एक बार देख लेता हूं, हाँ यहां तक का तो दिख ही रहा है। सो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q2 Q1, और जब हम r21 का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी इसका वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो सिंपल सी बात है, r21 यहाँ पर स्क्वायर है और ऑलरेडी r21 है, सो r21 का क्यूब हो जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा r21 वेक्टर का। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑन फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है,
उसके लिए वेक्टर फॉर्म निकल के आया। अगर मैं यही सेम चीज अप्लाई करता हूं किसके लिए, सेकेंडरी चार्ज के लिए, तो बेटा उसके लिए क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 किस पे लगा रहा है, Q2 पे लगा रहा है, ठीक है। तो Q1 किस पे लगा रहा है, Q2 पे। तो जिस पे लगता है ना उसको पहले और जो लगाता है वो बाद में। तो कौन लगा रहा था, देखो इससे भी कंफ्यूज मत होना, जो पहले लिखा जाता है ना, जैसे F21 लिखा है तो ये फोर्स दूसरे पे लगा रहा है पहला, तो दूसरे पे लगा रहा है पहला, तो पहला लगा रहा है दूसरे पे, इस तरह से Q1 Q2 लिख दिया। नीचे क्या लिखोगे, 1 2 लिखोगे, इसका क्यूब हो जाएगा, इधर 1 2 का वेक्टर हो जाएगा। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म फॉर सेकेंडरी चार्ज। देख लिया आपने, कोई दिक्कत। तो ये सिंपल सा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इसको टफ बनाना है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक प्लेन में रख के इसको प्रूव करा गया है XYZ डायरेक्शन में। तो तीनों फ्रेम को लिया गया है, एक रेफरेंस दिखाया गया वहाँ पे। तो कोई मतलब नहीं है, वेक्टर फॉर्म ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना नहीं है, आपको लेना देना है फॉर्मूले से और कैसे प्रूव हुआ उससे लेना देना है। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले पार्ट का थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अगर आपको कहीं भी लगे ऐसा थोड़ा सा कि मेहनत लगती है ये सब करने में, तो आप लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर सकते हो। अच्छी चीज़ें हैं ये, किसी की हेल्प होगी जो घर पे बैठा है और कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता है, मोटी ताजी फीस नहीं दे सकता है, वो आराम से अपने मोबाइल में वीडियोस देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। मैंने पहले बोला कि मैं एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, छोटी छोटी हेडिंग्स पे डिस्कशन करूंगा। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है। सो हेडिंग क्या रहने वाली है आपकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप एनसीईआरटी में देखें तो हेडिंग का नेम होगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग लगा लो, हेडिंग जो रहने वाली है वो रहने वाली है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, ये कितनी तरह से हो सकता है, ये 3 तरह से हो सकता है। मतलब चार्ज को हम 3 अलग अलग टाइप के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चार्ज को कितने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है, 3 अलग अलग सरफेस पे। तो जो पहला सरफेस हमारे पास रहने वाला है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो किस पे हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तीनों को एक साथ देख लूं, ठीक है। और जो तीसरा हो सकता है वो हो सकता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और जो थर्ड है हमारे पास वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो थर्ड मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज को 3 डिफरेंट टाइप के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। पहला तो हमारे पास कोई वायर जैसा कोई सरफेस हो, उस पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास कोई सरफेस होना चाहिए, उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। और जो दूसरा और तीसरा जो है ना, मतलब हमारे पास एक ऐसा सरफेस होना चाहिए 3D, मतलब जैसे कोई क्यूब है या कोई रिजिड बॉडी है, तो उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप बेसिक डेरिवेशन करना सीखते हो यहाँ से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हेडिंग लगा लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या लगाओगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या हेडिंग लगाने वाले हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक सिंपल सा वायर है, ये एक वायर है, एक वायर ले लेते हैं और वायर पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। लीनियर फॉर्म में है वायर, लीनियर फॉर्म में होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है। ये छोटा सा लेंथ ले लेते हैं वायर का, और जिस लेंथ को हमने बोल रखा है DL, इस छोटे से लेंथ के लिए बेटा जो चार्ज भी होगा ना बहुत छोटा होगा, DQ, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज रख लेते हैं Q0। Q0 पता है ना, टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जानते हो ना, ये बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज ये r डिस्टेंस पे स्मॉलेस्ट चार्ज बोले तो 1.6 × 10⁻⁹। मतलब अगर मैं स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करूं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है या वो एक प्रोटॉन के बराबर हो सकता है। दोनों को मिला के कहा जाए तो ±1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम हो सकता है। मतलब इतना चार्ज हो सकता है। टेस्ट चार्ज बहुत कम है,
बट ये खुद का वैल्यू इसका कम रहता है, लेकिन दूसरे के प्रेजेंस को एक्सप्लेन करता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है या कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंस है तो उसके प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये काम है इसका टेस्ट चार्ज, तभी इसको टेस्ट चार्ज बोला गया है। अब इस क्यू नॉट चार्ज, ये एक चीज समझ लीजिए, छोटा सा लेंथ है डीएल, उसके लिए चार्ज भी डी क्यू होगा, हमने वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब ये जो डी क्यू, इस डीएल के बीच में जो डी क्यू चार्ज है उससे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो फोर्स भी बेटा क्या होगा, डीएफ होगा, बहुत कम फोर्स होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट है तो जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, एयर में हो रहा है या फिर वैक्यूम में हो रहा है, फ्री स्पेस में हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और ये जो दूसरा चार्ज होगा वो डी क्यू, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ हम एक काम करते हैं, यहीं से एक चीज और सीखते हुए चलोगे, उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं बेटा, जो आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, मतलब जो चार्ज होता है वो पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। और मैं अगर इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आ जाएगा, कूलॉम अपॉन मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये बताने की जरूरत थी नहीं हमें वैसे। अब इस सिचुएशन में ये देखो हेल्पफुल रहेगा, यहां नहीं तो आगे चल के ज्यादा, यहां तो हेल्पफुल है ही, आगे चल के और रहने वाला है। जब कोई चार्ज किसी वायर में फ्लो हो रहा होता है या फिर वायर में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में ये जो चार्ज है वो dq है, लेंथ क्या है, dl है। सो अगर हम चाहें तो dq का वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं। dq का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, dq का वैल्यू आने वाला है लैम्डा इंटू dl आने वाला है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको। तो अब आपको जो फोर्स मिलने वाला है वो dF इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो अगर हम df का इंटीग्रेशन ओपन करते हैं तो बेटा क्या आने वाला है, df का क्या आने वाला है, f आने वाला है, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर आ जाएगी। Q नॉट कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा, 4 पाई सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, लैम्डा इंटू dl बचेगा, और साथ में डिस्टेंस क्या बचेगी, आर स्क्वायर बचेगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो इसका अगर आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन लिखना है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर लैम्डा इंटू dl, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, और आर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हो। यहाँ पे क्या हुआ होगा एक्चुअल में इन्होंने आर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया होगा। तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएगा होगा, तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तब तक मैं मार्कर्स में इंक भी भर लेता हूँ, इनको रिफिल करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जस्ट उसके बाद की हेडिंग है। जो सेकेंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कट 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 कट। अब हम सेकेंड हेडिंग की बात करेंगे, उसी का सेकेंड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको एक सरफेस लेना है, ये हमने एक सरफेस ले लिया, कुछ सरफेस जैसा दिखना भी चाहिए थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह से एक सरफेस ले लिया मैंने, ये ऐसे सरफेस है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमने पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा है। इस सरफेस का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, लेकिन हमको एक छोटा सा इमेजिनरी एरिया लेना है जिसको हमने क्या बोल दिया, डी ए बोल दिया, और ये इससे कुछ डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, और वो डिस्टेंस क्या है, आर है। वो डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, इस पर क्या रखा है, वही टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। ठीक, अब ये छोटे से सरफेस एरिया से क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स हमको पता करना है। ठीक, तो ये छोटा सा सरफेस एरिया है, तो छोटे से सरफेस एरिया के लिए बेटा चार्ज भी क्या होगा, छोटा होगा, और फोर्स भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, छोटा एक्सपीरियंस करेगा। और कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके फाइन।
तो हम इसी छोटे से इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालते हैं, तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा Q0, और साथ में जो ये Q0 हो गया और लगा किस पे रहा था, छोटे से सरफेस एरिया के लिए चार्ज क्या हो जाएगा dq, और डिस्टेंस क्या हो गई r²। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो क्या है, यहाँ पर भी डेंसिटी का मामला है, तो यहाँ पर भी आप अलग से लिख लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q/A। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, चार्ज के अपॉन में एरिया रहता है, सरफेस है तो एरिया रहेगा, लेंथ है तो L रहेगा, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या रहेगा, V रहेगा अपॉन में, रेशियो में। ठीक है, अब हम अगर इस सिचुएशन की बात करेंगे तो स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल चार्ज dq, और किसके लिए, स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, सो dA। सो क्या हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू कुछ, क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू dA लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो बेटा df इज इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, df इज इक्वल टू निकल के आने वाला है 1/4πε0 आने वाला है, और ये क्या हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा r²। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, टोटल पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद में जो हमें टर्म मिलेगा, यहाँ तक का दिख रहा है ना, ठीक है फाइन, तो ये जो हमें टर्म मिलेगा वो मिलेगा f का इंटीग्रेशन, df का f आ जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर आ जाएगी, चार्ज Q0 कांस्टेंट रहेगा, 4πε0 एज अ कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, सिग्मा इंटू dA बचा, और अपॉन में क्या बचेगा, r²। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स का क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ तक का दिख रहा है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसका क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं, थोड़े से ओवर स्मार्ट भी बन सकते हैं। तो f के ऊपर वेक्टर लगाइए, ये रहा आपका 1/4πε0, और साथ में क्या रहेगा, Q0। अब इसमें अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इंटीग्रेशन रहेगा, सिग्मा रहेगा इंटू में dq रहेगा आपका, सॉरी dA रहेगा, सरफेस एरिया था dA, और अपॉन में क्या हो जाएगा r3, और साथ में r वेक्टर से मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया, ये बन गया वेक्टर फॉर्म, ये क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या करा होगा, कुछ नया नहीं, वेक्टर फॉर्म कुछ देर पहले ही पढ़े हो, r का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया होगा, तो r का डायरेक्शन अपॉन r का मैग्नीट्यूड, ये हमने यहाँ पे पुट करा होगा, देन आफ्टर अपने को ये मिला होगा। ठीक है, फटाफट इसको जल्दी से नोट कर लो। ये क्या है, इसमें दो चीज़ें जानी है आपने, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जाना है, उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो जाना है, और एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला जो आगे चल के हेल्पफुल होगा जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे होंगे, क्या है आपका, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट हेडिंग क्या चलोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग जो रहने वाली है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो हेडिंग डाल लो। थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जान लेते हैं, डेंसिटी तो बीच में आएगा ही। ठीक है, सो हमारे पास कुछ एक रिजिड बॉडी जैसा कुछ ले लेते हैं, या फिर क्यूब ले लेते हैं, या फिर कोई रिजिड बॉडी ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, रिजिड बॉडी है तो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, इसके अंदर नहीं होता है, मतलब सरफेस पे चार्ज होगा, तो यहाँ 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 इसके सरफेस पे चार्ज है। समझने की कोशिश कर पा रहे हैं, एक बॉल जैसा है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, ऐसे ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इस साइड भी होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा होगा, एक स्मॉल सरफेस एरिया, मतलब एक स्मॉल सरफेस ले लिया होगा, अंदर का एक स्मॉल सरफेस ले लिया होगा। सरफेस क्या मतलब, एक क्यूब जैसा ले लिया होगा, तो इसके सरफेस पे भी चार्ज होगा, मतलब ऊपर भी चार्ज होगा। समझने की कोशिश करिए प्लीज आप, एक बॉल जैसा है, ये एक रिजिड बॉडी है, इसके चारों तरफ ऐसे चारों तरफ चार्ज है, अंदर एक छोटा सा क्यूबिक वॉल्यूम ले लिया मैंने, क्यूब जैसा वॉल्यूम ले लिया, छोटा है ये। अब इसके लिए इस पे जो चार्ज होगा, इसके लिए एक टेस्ट चार्ज हमने Q0 बाहर स्टेबल कर दिया, और वो डिस्टेंस क्या होती, सेम सारी चीज़ें r डिस्टेंस हो गई। अब इसके लिए जो हमारा df निकल के, अभी हम डायरेक्ट करते हैं, हमारा जो df निकल के आएगा क्या आएगा, 1/4πε0 Q0, और साथ में चार्ज क्या हो जाएगा, dq, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r²। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आने वाला है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो होता है, रो इज इक्वल टू Q/V फॉर्मूला होता है इसका। अब क्या करना है आपको,
यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये रो इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी। दैट्स मीन अगर हम डी क्यू का वैल्यू निकालना चाहें तो अपने को डी क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, मिलेगा रो इंटू डी वी मिलेगा। रो आप मेरे से भी बेहतर बना सकते हैं, ये जो पी जैसा होता है इसमें थोड़ा सा ऐसे पूंछ जैसे निकाल देते हैं, जो भी बोलना चाहो, तो यहाँ पे अपने आप को पुट करना है। सो आपको अब डी एफ इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट, और यहाँ पे जब इसका वैल्यू रखोगे ना तो रो इंटू डी वी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन के बाहर जो टर्म आने वाला है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाना है, और अंदर क्या बचना है, अंदर बचना है रो इंटू डी वी बाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको क्या रखना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या रखना है, डायरेक्शन के साथ भी रखना है, क्योंकि अपन ओवर स्मार्ट है, करना पड़ेगा ये। तो साथ में क्या रहेगा क्यू नॉट, और अंदर क्या रहने वाला है, अंदर रहने वाला है रो इंटू डी वी बाई आर क्यूब और आर का वेक्टर। दिस इज योर डायरेक्शन। यहाँ पर भी क्या करा गया होगा, आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए। आर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर, आर का डायरेक्शन अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। सो चलिए, अभी तक अगर हम पार्ट 1 की बात करें या पार्ट 2 की बात करें तो जितने हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, मतलब सॉरी पढ़े हैं, वो सारे फॉर्मूले लिख देता हूं और उस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले जो हम लोगों ने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले Q इज इक्वल टू एन ही पढ़ा था, प्लस माइनस रहता था, ये बेटा पूरा रिव्यू है। दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा था वो F इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। काफी सुंदर प्यारा सा फॉर्मूला था। देन आफ्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या था, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। इस तरह से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये दोनों चार्जेस के लिए अप्लाई होता है। इतने ही फॉर्मूले पढ़े हैं, फिर हम लोगों ने डेंसिटीज के बारे में भी पढ़ा है। तो मेन कुल मिला के हमको बात किसके बारे में करनी है, कूलॉम फोर्स पे बेस्ड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूं। और वेक्टर फॉर्म भी जान चुके हो तो डायरेक्शन वाला भी जो पंगा रहेगा ना वो भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले एक सुंदर से अच्छे से प्यारे से न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, मतलब स्टार्टिंग होती है यहीं से। पहला न्यूमेरिकल, ओहो, पहले न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया, ऐसे कुछ नॉर्मल चीज़ बोल दी गई, नॉर्मल चीज़ ये बोल दी गई, आपसे बोल दिया गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन है, एक मेटेलिक प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब बाहर निकल गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 2 × 10⁴। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो आपको पता करना है कि कितना चार्ज निकला है, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम दैट प्लेट। क्या पता करना है आपको, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम दैट मेटेलिक प्लेट। बच्चों को हंसी आ रही होगी, क्या सर ये क्या बच्चों जैसी बातें हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगा दो बेटा, Q इज इक्वल टू एन ही लगा दोगे। तो Q इज इक्वल टू एन कितना है, 2 × 10⁴, और E कितना है, E आपको 1.6 × 10⁻19 दिया रहता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे थोड़ा अच्छे से तो 16 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। पॉइंट लगा दो, इनटू ये 19 है, ये 4 है 10 का, तो यहाँ पे जो 10 की पावर आने वाली है ना, 19 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचने वाला है 10⁻⁻15 कूलॉम। यूनिट क्या रहेगा, कूलॉम। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं बनता इनका, रब करते हैं। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं कुछ और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा, अगर किसी से कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तब भी पता कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ें Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूले का यूज़ करना आना चाहिए। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देखो जो थोड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा हो। एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो ज़रा, ये लाइन ज्वाइनिंग में कुछ चार्ज रखे हैं। A पॉइंट पे चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलॉम, B पॉइंट पे चार्ज रखा है प्लस का 6 माइक्रोकूलॉम, ये भी प्लस का है, और एक C पॉइंट है जिस पे चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलॉम, इस पे भी 4 माइक्रोकूलॉम रखा है, प्लस का ही है ये भी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपसे पूछा गया ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बिटवीन, इसके बिटवीन डिस्टेंस है 1 मीटर और इसके बिटवीन डिस्टेंस है 1 मीटर। आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा नहीं सकता, बस मैं क्वेश्चन में क्या क्या है वो बता सकता हूँ, सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए। किस पे पता करना है आपको, नेट फोर्स ए पॉइंट पर पता करना है ना, पूरा लिख देते हैं ऑन पॉइंट ए। किस पे पता करना है, ए पॉइंट पे।
तो बेटा जिस पे नेट फोर्स पता करना है ना, यहीं से एक कहानी बना के चलो, मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, उसको ना ऐसे ऐसे गोले में कवर कर लो, हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, किस पे पता करना है हमको? ए पे पता करना है। अच्छा, ए पर जिस पर भी नेट फोर्स पता करना होता है ना, बाकी जितने भी बचे हुए चार्ज होते हैं ना, उसी पे फोर्स लगाते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ यहीं पे इसी के साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको, इसी न्यूमेरिकल के साथ। अगर जैसे हमने मान लेते हैं हमारे पास ये यहाँ से ऑरिजिन से एक चार्ज रखा हुआ था Q1 और ये रखा हुआ था Q2, ये रखा हुआ था Q3, ठीक है, और ऐसे कई सारे चार्ज थे। हमको ये जो इसके लिए डिस्टेंस R1, इसके लिए R2, इसके लिए क्या थी R3 थी, हमें Q1 पर नेट पता करना था। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा ना वो F1 लगेगा। कौन कौन लगा रहा होगा Q1 पे? Q1 पे लगा रहा होगा फोर्स, दूसरा लगा रहा होगा Q1 पे लगा रहा होगा कौन? तीसरा लगा रहा होगा Q1 पे, कौन लगा रहा होगा? चौथा लगा रहा होगा Q1 पे, कौन लगा रहा होगा? पांचवा लगा रहा होगा। ऐसे ही डैश 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 प्लस 1 पे कौन लगा रहा होगा? N लगा रहा होगा। N नंबर ऑफ चार्जेस अगर हम लाके रख देते हैं तो Q1 पे सारे मिलके क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। बड़े सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। तो जिस पे फोर्स लगाते हैं ना, जिस पे फोर्स लगाते हैं उसी के इक्वल में सारे रख लेते हैं। ठीक है, F1 पे लग रहा था तो F1 के इक्वल में जितने भी फोर्स लगा रहे थे सबको इक्वल में रख लिया। अगर इनका वैल्यू भी रख देते हो तो F1 हमारा क्या निकल के आएगा? देखो सब में आ जाएगा कॉमन, क्या? 1/4πε0। अभी अंडरस्टूड है, 2 वीडियोस खत्म हो चुके हैं इस पे, मतलब 2 वीडियो आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इतनी चीजें समझ चुके हैं। देखो मैं अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है मुझे पता है, मैंने आपको बताया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। आपको क्या आता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर F12 की जगह पे क्या आ जाना है? Q1 Q2 आ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R12। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q1 Q3 आ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R13। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 Q4 आ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R14। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है फोर्स ऑन Q1 टू Qn इज R1n। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन पता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। सब में क्या होता चला जाएगा बेटा? स्क्वायर तो था ही, मैं लगाना भूल गया, स्क्वायर रहता है तो फिर क्या होता चला जाएगा? क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? आर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फालतू में स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहो तो देख लो। R1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर क्या आने वाला है? ऊपर एक के लिए देख लेते हैं, Q1 Q2, और ये R12 का क्यूब इंटू R12, इस तरह से यही आगे स्टेप बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब R13 वेक्टर, ऐसे बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ, प्लस करके डैश लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ये आप इसको समझ सकते हो, मतलब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है इसी तरह से। तो उस पर अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हम इसी तरह से लगाते हैं। ठीक है, ओके, रफ कर देता हूँ। अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए पर अपने को नेट फोर्स चाहिए। ए पर क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। तो बाकी बचे हुए ए पर लगा रहे होंगे, मतलब बी भी लगा रहा होगा, सी भी लगा रहा होगा। तो सबसे पहले जो नियर अबाउट बी है ना, वो किस पे लगा रहा है? ए पर लगा रहा है। तो बी कितना फोर्स लगा रहा है? ए पर। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज, आपको पता है ना 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। उसको हम एज अ कॉन्स्टेंट के ले लेते हैं, के। ठीक है, आपको पता है ना, के हम साइड में लिख देते हैं। के का मतलब क्या है? 1/4πε0 है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। अंडरस्टूड है, पहले से पता है आपको। ठीक है, के हो गया। चार्ज, पहला चार्ज क्या है? Q1 क्या है, और ये Q2 है। तो Q1 एंड Q2 ये इस पे लगा रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 × 6, दैट्स मीन के 24। के कितना आ गया? 24 आ गया। अब आपको फोर्स ऑन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा, डिस्टेंस भी लिया है हमने, हाइट नहीं हुआ है। 1 मीटर का क्या था? स्क्वायर था। तो एट द लास्ट निकल के क्या आया? K24 ही आया। अब हमने क्या पता करना है? ये इस पे कितना लगाएगा? तो हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये के रहेगा, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? के। मैंने क्या लिया हुआ है? एज अ कांस्टेंट के। अब ये इस पे जो लगा रहा होगा ना, वो कितना लगा रहा है? ये 4 है, ये 4 है, तो इसका कितना आ जाना है? 4 × 4, एंड साथ में क्या रहेगा? डिस्टेंस क्या है? ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी? 2। तो 2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। एक चीज और है, हम सीधा 10⁻12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी 10⁻12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे पता है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज कि जो 1 माइक्रो कूलॉम होता है, उसको अगर हमें कूलॉम में बदलना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 माइक्रो कूलॉम, 6 माइक्रो कूलॉम, तो मतलब 10⁻6 × 10⁻6 क्या आ गया? 10⁻12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ए सी क्या आ जाएगा? के, ये 4 का मल्टीप्लाई 10⁻12, पूरे को सॉल्व करोगे तो के × 16 × 10⁻12, क्योंकि -6 - 6 12 हो गया होगा, और नीचे क्या आने वाला है? 4। सो 4 से ही कैंसिल,
इधर कितने आने वाला है, 4 आने वाला है, तो k 4 इंटू 10⁻12। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये भी इधर की तरफ लगाएगा, ये भी इधर की तरफ लगाएगा। एक चीज और यहां से समझते हुए चलो, हमें इस पे फोर्स निकालना था, इसको हमने हाइड कर लिया। अब हम डायरेक्शन देखेंगे। जो फोर्स लगा रहा है ना, जो फोर्स लगाता है, जैसे ये बी लगा रहा है, सी लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है बेटा। बी और सी किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है। तो बी और सी अगर पॉजिटिव है तो हमेशा डायरेक्शन बाहर की तरफ, और अगर निगेटिव है तो अंदर की तरफ। ये हमेशा याद रखना है, मतलब इस तरह से याद रखना है कि अगर ये प्लस है तो इसका डायरेक्शन फोर्स का बाहर की तरफ रहेगा, और अगर ये माइनस है तो डायरेक्शन ऑलवेज अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि जो प्लस होता है ना उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस में अंदर की तरफ आती हैं। तो ये चीज़ यहीं से समझ के चलना है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझोगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और न्यूमेरिकल करोगे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप सीधा ऐड कर दो कि कोई दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ऐसे नहीं ऐड हो जाएगा। ये भी इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा उनके बीच का जो थीटा होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग आपने देखो ये मैं इसी में पहले में ही इतनी ड्रामे कर रहा हूँ। R इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या पड़ा है, a² + b² + 2ab cos थीटा पड़ा है ना। तो थीटा अगर हमारा 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या आ जाता है, आपको याद होगा शायद, ये आ जाता है a² + b² + 2ab आ जाता है, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। होल स्क्वायर से रूट चला जाता है तो a + b आता है। ये कहानी में क्यों समझा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं सीधे सीधे कि जो FAB है और FAC है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आपको F नेट पता चल जाएगा। तो निकालते हैं F नेट, हमारा क्या निकल के आने वाला है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है k 24 इंटू 10⁻12, और साथ में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये कितना है, k 4 है इंटू 10⁻12 है, माइनस कितना है 12 है। बोर्ड में दिख रहा है ना यहाँ तक का, ओके फाइन, इधर का भी दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ का भी दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इससे हम 10⁻12 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, k 24, सही से लिखें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, 24k + 4k। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 24 से 4 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28k। सो 28k इंटू 10⁻12, दिस इज योर आंसर। अगर चाहो तो 28k की वैल्यू पुट कर सकते हो। k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। यदि आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, इधर का दिख रहा है ना, तो आप ऐसे लिखिए 28 इंटू 9 इंटू 10⁻9 पॉजिटिव होता है, इंटू 10⁻12। सो 9 का 28 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 इंटू 9 इंटू 10 की पावर मैं सॉल्व किए दे रहा हूं, तो 10⁻12 है, 9 लेस होगा तो 10 की पावर यहाँ पर कितनी आने वाली है, सो -2 आने वाला है। ठीक है, 10 की पावर -2, और 28 का 9 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, सो ये आपको मिल जाएगा, क्या आंसर मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और कुछ ऐसे अच्छे सुंदर आसान से क्वेश्चन देखो। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। जितने इसमें कवर हो सकते हैं मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक ऐसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे देख लो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो। ऐसे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह का कोई क्वेश्चन है हमारे पास। ये है +4, ये A पॉइंट पर था, B पॉइंट पे हमारे पास माइनस का 6 कूलॉम ले लेते हैं इस बार, माइक्रो का पंगा नहीं लेते हैं। -6 कूलॉम, ये है 4 कूलॉम प्लस का, और इधर हम ले लेते हैं क्या, प्लस का 2 माइक्रो कूलॉम, नॉट कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, इट्स कूलॉम, ऑल्सो कूलॉम। ठीक है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अपने को इस बार नेट निकालना है A पर, वापस से किस पे नेट निकालना है, A पर नेट निकालना है। तो A पर लगाएगा कौन, B लगाएगा। लेकिन हमने क्या बताया था, डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, B डिसाइड करेगा। देखो ये हमेशा याद रखना, अगर प्लस है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, और अगर माइनस है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इसके लिए जो डायरेक्शन हो जाएगा ना, अभी मैं ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूले होते हैं इक्वेटोरियल ट्रायंगल के, उससे एक्सप्लेन करूंगा। ये इधर की तरफ होगा, और इसके लिए डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। इस C के लिए तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा एंटी पैरेलल के लिए कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो दोनों में से एक वेक्टर एक दूसरे से क्या करा जाएगा, लेस किया जाएगा। ये याद रखना, भूलना नहीं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो फोर्स लगाता है ना वही अपने साइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो कौन लगा रहा है, -6 लगा रहा है, तो डायरेक्शन भी यही डिसाइड करेगा। ए का कोई मतलब नहीं, ए पड़ा हुआ है, बोल रहा है जितना फोर्स लगाना है मेरे पे लगा लो,
ठीक है। तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो इस पे कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। डिस्टेंस सेम ले लेते हैं तो करना आसान हो जाएगा, 1 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। ओके, तो हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलेगा, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या ला सकते हैं, के, जो कि कैलकुलेशन करना आसान होता है, फिर बाद में कांस्टेंट रखना चाहो, के रख दिया। Q1 कितना है हमारे पास, 4 है, और Q2 कितना है, 6 है, और साथ में अपने को डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर का स्क्वायर है, तो कितना निकल के आने वाला है, 24, तो 24 के आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 24 के आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ये -6 है तो यहाँ पे बेटा माइनस मत रख देना, कोई मतलब नहीं रहता है, मैग्नीट्यूड लिखना होता है हमको, साइन कन्वेंशन नहीं करना होता। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड को, ठीक है, डायरेक्शन को नहीं करता है। ओके, गलती नहीं करना ये। तो आपको क्या करना है, एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज के, एंड साथ में हमारा क्या रहेगा, उधर 2 है इधर 4 है, सो 8 हो जाएगा। एंड साथ में क्या रहने वाला है, ये डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट्स मीन 8k/4, और ये कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा। क्लियर हो गया हमको। अगर अपने को एफ नेट निकालना है तो हमारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल क्या बन रहा है, 180 बन रहा है, मतलब माइनस किया जाएगा एक दूसरे से। वहाँ पे रख के देख लो, किस में रख के देखो, r = a² + b² + 2ab cos थीटा में रूट के अंदर रख के देखोगे ना तो माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, सो क्या निकल के आने वाला है यहाँ पे, अगर ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या आने वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करके दिखाएं क्या, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। अब एक चीज़ और है, किससे किसको माइनस किया जाएगा, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा दो, तो मतलब 24k - 2k, तो कितना आने वाला है, इससे 2 चला गया तो कितना आने वाला है, 22k आने वाला है। सो दिस इज योर आंसर। इफ़ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ k यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, तो 22 × 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन, ये निकल के आएगा। ओके, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लिए ना, लाइन ज्वाइनिंग के, ये सिर्फ किस पे बेस्ड है, कूलॉम पे बेस्ड है, वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड है। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उन्हीं पे बेस्ड है क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं है, कुछ नया नहीं है। और देखिए 4th नंबर पे क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, NCERT का है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60-60। ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी कितना है, 60 है, पता होगा आपको। ये A है, ये B है, ये C है। इस पे जो चार्ज था ना वो था प्लस का 2 माइक्रोकूलम, इस पे जो चार्ज था वो भी था प्लस का 2 माइक्रोकूलम, इस पे भी चार्ज था प्लस का 2 माइक्रोकूलम। पहले सेम चार्ज ले लेते हैं, आसान चीज़ है, डाइजेस्ट कर पाओगे। डिस्टेंस हम सभी का ले लेते हैं, ये भी साइड हमने ले लिया 1 मीटर, ये साइड भी हमने ले लिया 1 मीटर, और ये साइड भी हमने कितना ले लिया, 1 मीटर। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी कॉर्नर। किस पे पता करना है, सी कॉर्नर पे पता करना है। क्या बोर्ड के कॉर्नर का दिख रहा है, व्हाट आर राइमिंग, हाँ हाँ ठीक है। तो अपने आप को नेट फोर्स कहाँ पर पता करना है, सी पर पता करना है, ठीक है। तो पता करते हैं भाई, सी पर नेट। हमने कुछ देर पहले क्या बताया था कि जिस पे पता करना है ना उसको ऐसे इंडिकेट कर लो, इसको इंडिकेट कर लिया हमने। इस पर नेट पता करना है तो ये बेकार हो गया, जिस पे नेट पता करना है वो बेकार, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये रिलैक्स है। इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ए लगाएगा, और कौन लगाएगा, बी लगाएगा। अब फोर्स का लगाने का डायरेक्शन भी कौन डिसाइड करेगा, इनके साइन डिसाइड करेंगे, ना कि इसका साइन डिसाइड करेगा। बहुत सारी बुक्स में ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स आप पब्लिकेशन की उठा के देखोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इसी को सही मान के चलना, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर भरोसा है तो। अपने आप को किस पे पता करना है, सी पर नेट फोर्स पता करना है। तो बेटा सी पर कौन लगाएगा, ए फोर्स लगाएगा, और कौन लगाएगा, बी लगाएगा। दोनों मिलके किस पे फोर्स लगाएंगे, सी पे लगाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ए सी पर लगाएंगे। अच्छा, ए पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन कहाँ पर रहेगा, बाहर की तरफ। ए भी पॉजिटिव है तो इसके लिए भी डायरेक्शन किधर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। अच्छा, फोर्स किस पे लग रहा है, सी पर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, FCA। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, FCB हो गया। बेटा ये 60 है तो ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सो इनके बीच का जो एंगल बन रहा था ना, दो वेक्टर्स के बीच का, वो कितना बन रहा था, 60 बन रहा था, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले तो हम ये पता करते हैं, FCA पता करते हैं। तो बेटा FCA कितना निकल के आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले सकते हैं, K ले सकते हैं, और ये चार्ज क्या है हमारे पास, 2 है, ये भी कितना है, 2 है, तो माइक्रोकूलम है, तो इंटू 10 टू द पावर हम कितना लेके चलते हैं, -12,
डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर नथिंग। तो यहाँ पे जो हमें FCA का मैग्नीट्यूड निकल के आया वो कितना आ जाएगा, K × 4 × 10⁻12 न्यूटन। अब अपने को पता क्या करना है, FCA पता करना है, सॉरी FCA तो पता ही कर ही लिया है, FCB पता करना है, FCB पता करना है, ये वाला पता करना है, ये वाला। तो इसमें भी क्या ले लेंगे, K ले लेंगे, डिस्टेंस क्या है 2 × 2, डिस्टेंस नहीं है ये चार्जेस है, माइक्रो कूलॉम में है तो दोनों का 10⁻6 10⁻6 -12, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर सेम एज वेल एज K × 4 × 10⁻12 न्यूटन, सेम निकल के आया। हमको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, हमको क्या क्लियर हो गई कि FCA बराबर किसके है, FCB के, तो इसको एट द लास्ट हम क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है F मानना इसका, ठीक है। अब इसका नेट पता करते हैं, क्या पता करते हैं, F नेट पता करते हैं, रूट के अंदर पता करते हैं। तो पहले तो हमारा FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 × FCA × FCB cos थीटा, याद होगा शायद क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर पता करने के लिए a² + b² + 2ab cos थीटा। तो एक को हमने a मान लिया, एक को b मान लिया, उसी को रिप्लेस कर दिया, तो एक FCA हो गया, एक FCB हो गया, 2 × FCA FCB cos थीटा। अब आपको पता है FCA FCB क्या है, F है, तो अगर इनको हम F मान के चलते हैं, अगर इनको हम F मान के चलते हैं तो ये हो जाता है F², ये हो जाता है F², ये हो जाता है प्लस 2F², और ये आ जाएगा cos 60 डिग्री। इसको पूरे को जब अपन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा क्या तुमको, ये F² मिलकर हो जाएगा 2F², और ये प्लस क्या हो जाएगा 2F², और इनटू में cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है, मतलब 1/2। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 1/2, तो 2 से 2 चला गया, हमारे बीच में नहीं रहा ये। तो अब अपने आप को क्या मिलने वाला है 2F², और ये क्या मिलेगा F², तो मिलके कितना हो जाएगा 3F² हो जाएगा। और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो F√3 आएगा, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ F की वैल्यू क्या है बेटा, K 4 × 10⁻12 न्यूटन, सॉरी अभी हम न्यूटन नहीं लिख सकते, अभी अंदर में क्या है √3 भी है, देख पा रहे हो क्या है, साथ में √3 भी है। चाहो तो K का वैल्यू रखो बेटा, K का वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9 इंटू, साथ में कितना रहेगा आपका 4 रहेगा, इंटू 10⁻12 रहेगा, इंटू में √3 रहेगा। आपको अपनी मैथ में भरोसा है तो √3 की वैल्यू रख के भी करिए, आपकी मर्जी। चलिए हम इसको रब करते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले के नोट करिए। हमको वीडियो की लेंथ को कम ही रखना है, मतलब जहाँ तक मैनेज हो सकेगा वहाँ तक मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। सो कुछ और क्वेश्चन देखिए, आप सभी के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी, 4th नंबर 3rd नंबर जो भी है देख लीजिए, आई थिंक 1 2 3 4 चौथा ही नंबर होगा। देखो आप सभी के माइंड में ऐसा होगा कि अगर सर जी, अगर ऐसा होता, सर जी भाई दोस्त जो भी, ये A है, ये B कॉर्नर है, ये C कॉर्नर है, अगर ये यहाँ पर नेगेटिव क्यू होता, ये प्लस क्यू होता, ये प्लस क्यू होता, तो मेरे भाई अपने को इस पे निकालना है, किस पे निकालना है, सी पे। अपने को हमें इसी पे निकालना है, या फिर हम सब पे बता देंगे, अपने को सी पे नेट निकालना है। तो सी को ऐसे करके क्या कर लो, क्लोज कर लो, सी को क्या कर लो, क्लोज कर लो। हमने कर लिया क्लोज सी को भाई। अब सी पे नेट निकालना है, तो सी पे लगा कौन रहा होगा, ये लगा रहा होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ लेंगे। ये लगा रहा होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ लेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इधर की तरफ लिया जाएगा, ले लो भाई इधर की तरफ ले लो, एंगल सेम रहेगा, अमाउंट सेम निकल के आएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन आप बच्चे को कन्फ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या स्टार्टिंग में सेंटेंस बोला था, अगर कहीं पे जगह है, कुछ भी है, जैसी भाषा में बोल रहा हूँ वैसी भाषा में नोट कर लीजिए। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जिस पर अपने को नेट निकालना होता है, जिस पे नेट निकालना है, ये माइनस है प्लस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उसकी डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो ये पॉजिटिव है तो इसके लिए इधर, ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए इधर। अब आपके मन में होगा कि सर अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए, देखो वैल्यूज रख रख के आप ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो डायरेक्शन ये ले लेंगे। तो अब हमारा टोटल आपको पता है ना, टोटल एंगल हमारा कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 180 होगा, है ना। और 180 से 60 को लेस कर देंगे, ये वाला लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बेटा समझ रहे हैं ना आप। और सोच अगर ये भी माइनस हो जाए तो इसके लिए भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये तब भी आपका क्या बनेगा 60 बनेगा। बात वही है,
समझ रहे हो ना। अब ये दोनों एक ही तरफ लगने लगे, ए बी माइनस ए बी माइनस। आप समझ लो माइनस है तो माइनस की तरफ, प्लस है तो इट्स अवे, ठीक है। माइनस है तो टूवर्ड रहेगा और अगर प्लस है तो अवे रहेगा चार्ज से, ठीक है। ये हमेशा नोट करके चलना है। आपने अभी तक ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम देख ली, अब आप एक स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए और फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लेंथ हो जाएगी तो फिर आप देखना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक। तो एक सिंपल सा स्क्वायर ले लिया हमने और स्क्वायर की सारी साइड्स, ये ए ले ली, ये ए ले ली, ये ए ले ली, ये ए ले ली। इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। ओके, सारी साइड्स क्या हैं, ए है। ये ए है, ये बी कॉर्नर है, ये सी कॉर्नर है और ये डी कॉर्नर है। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 5, 6 जो भी हो देख लेना, ठीक है। ये हमने साइड्स ले ली। अब अपने को नेट पता करना है, तो फाइंड द नेट फोर्स एट कॉर्नर डी। कहां पे पता करना है नेट अपने को, डी पे। तो मैंने बोला जिस पे पता करना है ना उसको ऐसे ऐसे अंदर कर लो, इसका कोई रोल नहीं रह जाता है, ये बेचारा रिलैक्स है अभी, ठीक है। और इस पे बाकी जितने भी रिमेनिंग बचे हुए चार्ज हैं वो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये लगाएंगे भाई साहब, ये चचा इधर की तरफ लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, एफ फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। ये इधर की तरफ लगाएंगे तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। बेटा अभी सिर्फ 2 की बात कर लो, ये भी लगाएंगे, ये कहीं दूर नहीं जाने वाले, ये भी इधर लगाने वाले हैं, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। लेकिन हम पहले इन दोनों का नेट पता करते हैं। हम किनका नेट पता करते हैं, दोनों का। तो इनको भी हटा देते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच लगेगा कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डी है और ये हमारा बी था, ठीक है। तो नेट हम पहले इन दोनों का निकालते हैं, मतलब एफ डी सी और एफ डी ए का निकालते हैं। एक चीज़ तो कंफर्म है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि जो एफ डी सी है वो किसके, एफ डी ए के बराबर होगा। एट द लास्ट इसको क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। तो ये सारे फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसको क्या मान लिया, एफ मान लिया। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। रिजल्टेंट पता करना है अपने को, पता करते हैं भाई क्या निकल के आता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने का सिंपल सा तरीका, एंगल 90 का है तो हमारे पास एफ नेट जो निकल के आएगा वो क्या आने वाला है, एफ डी ए डी सी मतलब एफ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। एफ डी सी का स्क्वायर करोगे मतलब ये उसी से है, आर का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2f डी सी, साथ में क्या रहेगा एफ डी ए कॉस थीटा। क्या लेना होता है, कॉस थीटा। वैसे करने की जरूरत थी नहीं मुझे, बट देख लो ये क्या हो जाएगा, ये सारे सारे एफ स्क्वायर हो जाएंगे। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस कितना है, 90 है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये टर्म खत्म हो गया, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, ये रूट के अंदर आने वाला है 2f स्क्वायर आने वाला है, एट द लास्ट एफ रूट 2 आएगा। कितना आने वाला है, एफ रूट 2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला हमारा वो क्या निकला, वो हमारा एफ नेट जो निकला ना, इसको हम अभी एफ नेट पूरा नहीं निकला, ये बचा हुआ है, तो इसको एफ डेस सेकेंडरी मान के चलते हैं, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया एफ रूट 2 आ गया, ठीक। अब एक चीज जो समझने वाली है ना वो क्या है कि ये जो होगा ना, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये लगा रहा है फोर्स, ये लगा रहा है एफ ऑन डी ड्यू टू बी लगा रहा है। अपने को ये डिस्टेंस x मान लेते हैं क्योंकि पता नहीं, तो इसको निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स मीन 2a स्क्वायर। और रूट के अंदर क्या आने वाला है, रूट के अंदर 2a स्क्वायर, सो एट द लास्ट आ जाएगा a रूट 2। तो ये डिस्टेंस अपने को पता चल गई। ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये a रूट 2 आ गई है, समझ रहे होंगे, ये a रूट 2 आ गई है। अब एक चीज समझना है आपको कि ये भी इधर की तरफ लगा रहा है बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स ऑन डीबी भी इधर लग रहा है। तो इनके बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री है, मतलब सेम डायरेक्शन में हो। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं सो सिंपल हम इजीली उनको एक साथ ऐड कर सकते हैं। इस वाले टर्म को हम रब कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। आपने निकाल लिया डिस्टेंस, कैसे निकला पता है। अब अपने को एफ नेट निकालना है, तो पहले तो ये वाला फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी क्या निकल के आएगा, आपको पता है ना, पूरा कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, ए रूट 2 का क्या होता है, स्क्वायर, आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है।
एफ डी ए भी इधर लग रहा है, एफ डेस नेट भी इधर लग रहा है, तो आप टोटल नेट निकाल लो कहां पर, डी पर। तो टोटल जो नेट अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा एफ रूट 2 मतलब ये वाला फोर्स, और साथ में इसको ऐड कर देंगे। तो ये है हमारा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। चाहो तो f का वैल्यू रख दो यहाँ पे, चाहो क्या रखना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्व कर देते। f कितना निकल के आएगा इसके लिए भी 9 इंटू 10⁹, अगर हम इनके लिए निकालेंगे, और साथ में चार्ज का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो एफ नेट क्या निकल के आने वाला है, कॉमन ले लो 9 इंटू 10⁹ कॉमन, और ऊपर से क्यू स्क्वायर कॉमन, और नीचे से a² कॉमन। जो अंदर बचने वाला है, एक चीज छूट गई है, एक चीज क्या छूट गई है, √2 छूट गया है यहाँ पे। सो ये रहेगा √2 प्लस 1/2। चाहो तो यहाँ से 2 को एलसीएम लेके और भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये निकल के आता है आपका एट द लास्ट, और इसी में आपको कहीं पर क्यू का वैल्यू कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगी, उसको पुट करोगे, एट द लास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इस टाइप के कुछ बेसिक से फॉर्मूले कुछ न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिए रहते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो आपको आते होंगे, अल्फा पार्टिकल का सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन है 2 इंटू 10⁻² मीटर, तो उनका ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताइए, तो इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, चार्ज भी होता है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं ऑलरेडी। बाकी हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना आगे हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।